दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी को खोने का दुख होता है तो वो माता पिता के खोने का दुख है, जिन्होंने जिंदगी दी, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया और एक दिन अपने बच्चे से अलविदा कह गए। अपने माता पिता को खोने का जितना दुख दर्द रचित को हो रहा था, उतना ही डिम्पी को। रचित की आदत थी अपने आप को दुख के समय नियंत्रण करना, अपनी भावनाओं को इतनी जल्द वो उजागर नहीं कर पाता था। लेकिन डिम्पी वो ऐसी स्थिति से पहली बार गुजर रही थी जब उसे अपने मां की मृत्यु का सच पता चलता। डिम्पी वहां एक पल के लिए भी नहीं रुकी और रोते हुए कमरे में चली गई। उसे जाते देख मिस्टर कपूर रचित से कहते हैं, रचित, तुम इतनी दिनों से यही समझ रहे होगे कि तुम्हारे पापा का सब कुछ मैंने ले लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है माय सन। ये सब पहले से ही तुम्हारा ही था और तुम्हारा ही रहेगा। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी अमानत की रखवाली की है, जो आज मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। इसलिए ये प्रॉपर्टी, मैंशन, मल्होत्रा कंपनी सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है। अब तुम इसे संभालो बेटा और मुझे जिम्मेदारी से मुक्त करो। कहते हुए मिस्टर कपूर रचित के हाथों प्रॉपर्टी के पेपर्स सौंप देते हुए चले जाते हैं। रचित जाते हुए मिस्टर कपूर को देखता रहा और उन्हें कुछ नहीं कह पाया। कितनी गलतफहमी पाल रखी थी रचित ने मिस्टर कपूर के लिए, पर आज सब कुछ धूल कर साफ हो गई थी। उन्होंने तो रचित को प्रश्न करने को भी नहीं दिया और सब कुछ कहते चले गए। वो चाहते तो प्रॉपर्टी पेपर्स अपने नाम या अपनी बेटी के नाम कर देते, लेकिन उन्होंने आज तक वैसा ही रहने दिया जैसे पहले मलय मल्होत्रा का हुआ करता था। रचित एक बार उन पेपर्स की ओर देखता और वापस कमरे की ओर लौट जाता। सुबह का समय, कब रात से सुबह हुई किसी को पता ही चल पाया। सब अपने अपने दिलों के दर्द लिए रात गुजारते रहे। रचित कमरे से बाहर मुख्य हॉल की ओर जा रहा था, तभी वो मिस्टर कपूर को सामान के साथ देखते हैं। रचित उनसे कहता, अंकल, आप इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं? मिस्टर कपूर रचित को कुछ कहते इससे पहले ही डिम्पी घबराए हुए आती। डैड डैड, आप कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़कर? डिम्पी की आंखों में नरमी थी। बेटा, अब मेरा यहाँ रहना सही नहीं होगा। इतने सालों से अपने कर्तव्य का पालन करता रहा और आज जब उसे सही जगह मिल गई है तो अब मैं निश्चिंत होना चाहता हूँ। मिस्टर कपूर ने कहा, डैड, अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो मैं यहाँ रुक कर क्या करूँगी? जब ये घर ही हमारा नहीं रहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी डैड। आप 5 मिनट रुकिए, मैं अभी बैग पैक करके आती हूँ, डिम्पी ने कहा और वो जाने को होती। कोई कहीं नहीं जाएगा यहाँ से, रचित दबी आवाज में कहता है। डिम्पी वहीं रुक जाती। रचित प्रॉपर्टी पेपर्स मिस्टर कपूर के हाथों सम्मान के साथ देते हुए कहता है, अंकल, आपने जो किया है वो हमारा कोई सगा भी होता तो भी नहीं करता। मुझे ये प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने मुंबई की प्रॉपर्टी डिम्पी के नाम कर दी है, रचित ने कहा और डिम्पी के होश उड़ गए। पर रचित, ऐसा क्यों किया तुमने? ये सब कुछ तुम्हारा है बेटा। मलय साहब ने अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारे लिए रखी थी और तुम। मिस्टर कपूर रचित को समझाते रहे, नहीं अंकल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये धन दौलत कुछ भी नहीं, मेरे पास मेरी सरला माँ है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने यूएस की कंपनी सरला माँ के नाम पर रखी है, सरला इंडस्ट्रीज। जबकि आप डिम्पी से ज्यादा स्नेह रखते हैं तो इसलिए मैंने डिम्पी के नाम मुंबई वाली प्रॉपर्टी नाम कर दी है। माँ पापा तो हर वक्त मेरे साथ है, इसके लिए मुझे उनकी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं। और आज अगर पापा भी होते तो यही करते जो मैंने किया है। रचित ने मिस्टर कपूर के पास जाकर उनके हाथों में प्रॉपर्टी पेपर्स सौंपते हुए कहा। डिम्पी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो रचित को देखती रही, पर रचित उसकी ओर एक नजर भर भी नहीं देखता। मिस्टर कपूर जाने का मन बना चुके थे, जबकि रचित उन्हें जाने से रोक रखा था। रचित उनका सामान नौकरों से कहकर रूम में रखवाने को कहते हैं। सोफिया, अंकल का सामान उनके रूम में वापस शिफ्ट करवा दो, अब वो कहीं नहीं जा रहे। पर रचित, मैंने जाने का मन बना लिया है, दरअसल मैं ऋषिकेश के आश्रम जाने वाला था। मैंने सोच कर रखा था कि जब तुम मिल जाओगी तो तुम्हें तुम्हारा हक लौट कर ऋषिकेश हो आऊंगा, और आज वो दिन आ गया है, तो प्लीज मुझे मत रोको, मेरी बहुत इच्छा है वहां जाने की, मिस्टर कपूर ने कहा। रचित और मिस्टर कपूर बात ही कर रहे होते हैं, तभी कोई नया शख्स मेंशन में एंट्री करते हैं। हेलो रचित, एक महीन सी आवाज सुनने पर सब आवाज की ओर ध्यान देते हैं।
जहां एक खूबसूरत और स्टाइलिश लुक लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। उसे देखते ही रचित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उस लड़की का वेलकम करते हुए कहता है, कम रिका। वो लड़की जिसका नाम रिका था अब वो अंदर चली आती है। उसके हाथ में ऑफिस की कुछ फाइल्स और वह इस समय ऑफिस के गेटअप में होती है। उसके ठीक पीछे पीछे शान भी आ रहा होता है। दोनों बारी बारी से रचित का अभिवादन करते हैं। रचित मुस्कुराते हुए उन दोनों का मेंशन में वेलकम करता है। अंकल, ये है मेरे दोनों सेक्रेटरी मिस रिका एंड शान। एंड ये है मेरे अंकल मिस्टर अविनाश कपूर। रचित उन दोनों का परिचय कराते हुए कहा। रचित ने उन लोगों का डिम्पी से परिचय नहीं करवाया, जिससे डिम्पी को खटकने लगा। डिम्पी कभी रिका को तो कभी रचित को देखती, जो एक दूसरे से काफी लगाव में थे। तभी रचित मिस्टर कपूर से कहता है, अंकल, अगर आपकी इच्छा है तो मैं आपको ऋषिकेश जाने से नहीं रोकूंगा, आप अच्छे से वहां जाए। रचित शान को कहकर मिस्टर कपूर को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कह देता है। डिम्पी अपने डैड को जाते हुए देख रूनवाशा हो जाती। डैड, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं यहाँ अकेली क्या करूंगी आपके बिना। नहीं बेटा डिम्पी, तुम अकेली नहीं हो। रचित और सरला जी है न तुम्हारे साथ घर पर, मिस्टर कपूर ने कहा। पर आप क्यों जा रहे हो? बाद में चले जाना या फिर मुझे भी साथ में लेकर जाओ ना डैड। डिम्पी ने रुंधा हुआ चेहरा बनाते हुए कहा। डिम्पी बेटा, मैं कुछ ही दिनों में आ जाऊंगा और मैं फोन करूंगा न तुम्हें हर रोज, मिस्टर कपूर ने डिम्पी को समझाते हुए कहा। डिम्पी अपने डैड के लगे लग गई। आई मिस यू डैड। मिस यू बेटा। मिस्टर कपूर डिम्पी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बाहर निकल जाते हैं। उनको कार तक छोड़ने के लिए रचित उनके साथ बाहर निकलता है। मिस्टर कपूर रचित के कंधे पर हाथ रख कर कहते हैं, रचित, मुझे पता है तुम डिम्पी का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे और उसकी नादानियों को माफ कर दोगे। कहते हुए मिस्टर कपूर कार में बैठ जाते हैं और रचित उन्हें जाते हुए देखकर उनकी बातों पर गौर कर जाता है। रचित को अभी भी डिम्पी पर नाराजगी और गुस्सा था। उसके माता पिता की वो सिर्फ एक तस्वीर ही नहीं, आखिरी निशानी थी उसके पास, जिसे बड़े ही आसानी से डिम्पी ने टुकड़े कर दिए थे। मिस्टर कपूर की बातों के यही मतलब था कि रचित डिम्पी को माफ कर दे, लेकिन रचित ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींच ली और अंदर चला गया। रिका सरला जी के साथ बैठी हुई उनसे बातें कर रही थी। डिम्पी अपने कमरे में जा चुकी थी। रचित के अंदर आने पर रिका रचित से कहती, रचित, तुम मीटिंग के लिए कब फ्री रहोगे? मैं मिस्टर डिसूजा को इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके, 10 मिनट में फ्री होकर आता हूँ। कहते हुए रचित रूम में चला गया। वाओ, एक्सलेंट रचित, आज की मीटिंग तो बहुत ही वंडरफुल रही। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था मिस्टर डिसूजा इतने महीनों के बाद भी हमसे डील फिक्स करेंगे। आई मीन, तुम समझ सकते हो मिस्टर डिसूजा ने तुमसे मिलने के लिए ही इतने महीनों से वेट करते रहे। रिका, जो आज की वीडियो कॉन्फ्रेंस की मीटिंग से बहुत खुश थी और अपनी खुशी रचित से साझा कर रही थी। ये सब तुम्हारे बिना कहाँ पॉसिबल हो पाता रिक। यूएसए में मेरे नहीं होने पर तुमने ही तो कंपनी को हैंडल किया हुआ था। सो सारा क्रेडिट तुम्हें ही को जाता है रिका। मैंने तो सिर्फ आज की मीटिंग अटेंड की है, बाकी प्रेजेंटेशन तो तुमने ही एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच, रचित ने कहा। ओह रियली, हमारे बीच ये सॉरी थैंक यू कब से आ गई? रिका ने खड़े होकर रचित की ओर घूरते हुए कहा। सॉरी, आई मीन, मुझे याद है हम दोनों बॉस और एम्प्लॉयज से पहले बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, रचित एक सांस में कहता गया। ओके फाइन, ये लास्ट टाइम तुम्हें माफ कर रही हूँ, रिका ने कहा। वैसे तुम्हें मैंने कभी सेक्रेटरी समझा ही नहीं है, हमेशा दोस्त मान कर ही तो चला आया हूँ। और अगर तुम मेरी सिर्फ सेक्रेटरी ही होती तो सबसे बेस्ट सेक्रेटरी होती, रचित ने कहा। ओह, अब तो तुमने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी, रिका ने हंसते हुए कहा। उन दोनों की हंसी मजाक सुनकर डिम्पी कमरे से बाहर निकलकर उनके कमरे की ओर देखने की कोशिश करती, जहां रचित और रिका कुछ ज्यादा ही एक दूसरे के साथ हंस रहे थे। ये दोनों कुछ ज्यादा ही एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं हो रहे। कहने को तो सेक्रेटरी है, लेकिन इसे कुछ ज्यादा ही छुट दे रखी हुई है। पर मैं ये सब कुछ क्यों सोच रही हूँ? Whatever। डिम्पी उन दोनों को तिरछी नजर डाले वहीं से चली जाती। वेट, अगर तुम्हारी वाइफ ने मुझे यहाँ तुम्हारे साथ हंसते बोलते देख लिया न तो वो जरूर कुछ न कुछ रिएक्ट कर जाएगी।
इसलिए मैं खुद ही यहाँ से जाती हूँ, कहीं ऐसा ना हो मेरी वजह तुम्हें बीवी की मार सहना पड़े। रिका ने रचित को टांग खिंचाई करते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है, रचित ने सपाट भाव में कहा। अरे लेकिन तुमने तो अपनी वाइफ के साथ मिलवाया ही नहीं मुझे, रिका ने कहा। रिका लिसन, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच। हम दोनों का बहुत जल्द डाइवोर्स होने वाला है। रचित ने रिका को वो सारी सच्चाई बता दी जिसकी वजह से रचित ने डिम्पी से शादी की थी। डिम्पी इस शादी से खुश नहीं थी, उसकी हरकत और मिसबिहेव की वजह से उससे डिवोर्स लेना चाहता है। और अब तो जिस वजह से उसने डिम्पी से शादी की थी उसकी गलतफहमी भी दूर हो चुकी थी। ऐसे में इस रिश्ते को खत्म कर देना ही रचित बेहतर मानता है, क्योंकि डिम्पी कभी इस शादी को एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगी। पूरी बात सुनने के बाद रिका रचित से कहती, रचित पर ऐसा भी तो हो सकता है न एक बार डिम्पी को मौका दिया जाए। हो सकता है वो इस रिश्ते को समझ पाए, तुम्हें समझ पाए। रिका, यू नो वॉट, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, वो लड़की कभी नहीं समझ पाएगी। रचित रिका से नजरें फेर लेता हुआ कहता। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहे थे कि वो इस समय क्या फील कर रहा था। रचित, मैं बस यही कहना चाहूंगी, अगर वो न सही तुम ही थोड़ा उसे वक्त दे, दो रिश्तों को इतनी आसानी से नहीं तोड़ते हैं। रिका रचित को कहकर चली गई। यहाँ रचित गुस्से से अपनी मुट्ठी दीवार पर जड़ देता। कहानी जारी रहेगी। कहानी के साथ कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।